PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 11 के NCERT, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे तीसरा, जिसके अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। उदारीकरण से आज शुरू करेंगे। उदारीकरण, इस टॉपिक में यह था कि जो नीतियाँ प्रारंभ की गई थी, जिसके 3 उपवर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण से क्या आशय है? हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। यानी आर्थिक गतिविधियों का जो नियमन के लिए बनाए गए नियम और कानून ही थे, वो समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई। समृद्धि का आशय होता है किसी सेक्टर के अंदर वृद्धि होना, और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदाहरण के लिए हम बात करें कि उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। यानी जो समृद्धि और विकास के मार्ग की जो बाधा बन गए थे, जो नियम और कानून, उन्हीं नियम और कानून, जो उदारीकरण है, वो इन्हीं प्रतिबंधों को दूर करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, कृषि, सेवा और उद्योग, तो उन विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति और तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। वे 1980 के दशक में आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं आगे कि विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र, इसके अंदर विनिमय बाजार और व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। क्या है कि जो उदारीकरण का आशय का मतलब है कि जो नियम और कानून के अंदर जो नियम और कानून बनाए गए थे, वो समृद्धि और विकास के लिए मार्ग के अंदर सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। उन्हीं नियम और कानूनों को क्या बनाना था? सरल बनाना था। यही था उदारीकरण, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। जो प्रतिबंध लगाए गए थे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, उनको मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो जो औद्योगिक क्षेत्र के लाइसेंस प्रणाली, उद्योगों के अंदर लाइसेंस प्रणाली है, आयात निर्यात की नीति है, तकनीकी उन्नयन है और राजकोषीय विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में आरंभ किए गए थे। ये 1980 में आरंभ कर दिए थे। 1991 के आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ थी, वो कहीं अधिक व्यापक थी। इसके बाद हमने देखा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, करों के अंदर उदारीकरण करना, विदेशी विनिमय बाजार, इनको उदार बनाना, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र को, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम एक एक सेक्टर को देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। उद्योगों के अंदर किन प्रतिबंधों को, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको सरल बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण के अंदर है, भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। भारत में जो नियमन प्रणाली है, उनको अनेक प्रकार से लागू किया गया। सबसे पहले एक नंबर है, सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमों को जो लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था थी उद्योगों के अंदर, उसमें उद्यमों को एक फर्म स्थापित करने और बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। पहले क्या था कि उनको किसी भी एक फर्म को स्थापित करने, बंद करने और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। नंबर 2 है कि अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। अनेक उद्योग थे जिनके अंदर निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। और नंबर 3 है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगी कर सकते थे, और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने
इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। भी इसमें जो प्रतिबंध लगाए गए थे उद्योगों के अंदर 1991 के बाद अनेक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक की विमानन तथा औषधि बीज, इन 6 उत्पाद को श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी एक नियम यह बना दिया गया, सरल बना दिया गया कि उद्योगों में पहले क्या था कि कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आपको उद्योग विकसित करना है तो उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था थी, लेकिन इस 6 उत्पादों की श्रेणियों को लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई। बाकी जो अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्ति कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों, सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई है। अनेक उद्यमों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। जो बाजार है उनको अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमत के निर्धारण की भी अनुमति उनको मिल गई है। यह था उद्योगों के अंदर 6 उत्पादों को श्रेणियों को ही छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आगे वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र के अंदर वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। इसके अंदर हम बात करें कि वित्त के क्षेत्र के अंदर व्यावसायिक और निवेश बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें सम्मिलित हैं। इसके अंदर ये वाली वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई भी जो बैंक है वो अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ही ये तय करता है अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की है वो ब्याज की दर है उनको नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। यानी विभिन्न क्षेत्र का उनको उधार देने की प्रकृति है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वे रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र की नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ही नियत करता है और इसका अर्थ है कि जो वित्तीय क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों के अंदर अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और जो विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। यानी सुधार नीतियों के अंदर वित्तीय क्षेत्र के अंदर भारतीय और विदेशी निजी जो बैंक है उनको भी पदार्पण करने का अवसर दिया और बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई। बैंकों की जो पूंजी में विदेशी भागीदारी है उसकी सीमा 50% तक कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति किए बिना ही नई शाखाएं खोल सकते थे। यानी वित्तीय सेक्टर के अंदर ये प्रतिबंध हटा दिए गए। पहला पूरा नियंत्रण था वो भारतीय रिजर्व बैंक का था, लेकिन उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक से भी बिना अनुमति लिए जो अपनी नई शाखाएं खोल सकते थे तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंक हैं उन बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है। जो अधिक संसाधनों की अनुमति है पर खाता धारक और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं FII तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। वे जो सरकार की कराधान और
सार्वजनिक नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, यानी जिन्हें जिस पर कर टैक्स लगाया जाता है वही उस टैक्स को चुकाता है। यानी व्यक्तियों की आय और उनकी व्यावसायिक जो उद्यम है उनके ऊपर उनके लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आई है। भी करों के अंदर भी सुधार किया गया है। 1991 के बाद जो व्यक्तिगत आय है उन पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आई है। इनके पीछे मुख्य धारणा यही थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है, यानी कि उच्च कर की दर होती है, यानी करों के टैक्स ज़्यादा होते हैं, इसी कारण से कर वंचन होता है, यानी करों की चोरी होती है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो और तो बचत की जो दर हैं उनको अधिक करों की दर ऊंची न हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है। जब कर की दर ऊंची नहीं होगी तो बचत को बढ़ावा मिलेगा। लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण देते हैं। निगम कर की दर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। प्रत्यक्ष कर होता है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है, ताकि जो सभी वस्तुएं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार रचना से की जा सके। इस क्षेत्र में सुधारों का एक और घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है, ताकि करों की दर अगर यदि कम होगी तो इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बचत को बढ़ावा मिलेगा तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समृद्धि और विकास के अंदर ही भी इसका योगदान होगा। तो आगे है विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार के अंदर विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था, यानी कि पहला जो सुधार किया गया विदेशी विनिमय बाजार में किया गया 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। जो विदेशी मुद्रा का आगमन है उसमें वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी जो विनिमय का मतलब होता है लेन देन, विदेशों में लेन देन का जो बाजार है विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। रुपये का मूल्य का जो निर्धारण है उसको भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय की दरों का निर्धारण कर रहा है, यानी कि विनिमय की दर का निर्धारण कौन करता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करता है विदेशी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। व्यापार और निवेश जो नीति है उसमें सुधार किया गया। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पाद और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं को उदारीकरण, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो औद्योगिक उत्पाद और विदेशी जो निवेश है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उनकी क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना है। जो स्थानीय उद्योग हैं उनकी कार्यकुशलता को सुधारना है और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। भारत आंतरिक उद्योग, जो भारत के अंदर के उद्योग हैं, भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियाँ, हमें बाहर से वस्तुओं का आयात ना करना पड़े और आयात का जो परिमाण उसको सीमित रखने की नीतियाँ अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्क, अगर आयात पर कड़ा नियंत्रण होगा और उच्च टैक्स यानी उच्च प्रशुल्क का प्रयोग होता था,
ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश के अंदर विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। विनिर्माण उद्योग थे उनकी समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे, जो व्यापार नीतियां थी उनके सुधारों के लक्ष्य क्या थे? तो एक नंबर है आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। जो आयात और निर्यात के ऊपर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी समाप्ति कर दी। नंबर 2, प्रशुल्क दरों में कटौती की गई और गैर आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति कर दी गई, ताकि इसमें क्या होगा कि अगर हम आयात कर रहे हैं, आयात की लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है, ताकि जो किसी से क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और इसके अंदर हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थ और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। बॉक्स नंबर है 3.1। हम पहले 3.1 बॉक्स पढ़ लेते हैं कि 3.1 में है नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। इससे पहले 3.1 आया है, पहला बॉक्स ये। आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों में गणमान्य विशिष्टजन थे। नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने और उनके प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वतंत्रता दे दी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान कर दी। जो लाभ कमा रहे उपक्रम थे उनको भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्यमों के उदाहरण इस प्रकार हैं। महारत्न के अंदर है मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और नंबर 2 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरे में नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। लघु रत्न के अंदर भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और है इसके अंदर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना पहली बार 1950 में और 1960 के दशक में उस समय की गई, जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को भी सभी प्रणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। जो कंपनियां थी उनके तरफ प्रणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम से अलंकरण के बाद इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने का योग्य बनाया है। हमने यहाँ तक उदारीकरण आज पढ़ लिया। आगे हम कल पढ़ेंगे निजीकरण के बारे में। कल हम नई क्लास के अंदर निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।